राइट, तो आज की क्लास में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, राइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। यूपीएससी हमसे बहुत सारे सवाल ऐसे पूछती है एग्जाम में जो केस स्टडी पर आधारित होती है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है एंड देन यू आर सपोज टू आंसर दैट। लाइक कल हमने ओरली एक सवाल किया था आप लोगों से फ्लड वाला, कि अनफॉर्चुनेटली आपके फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुआ है एंड एट द सेम टाइम आपकी अपने डिस्ट्रिक्ट में, राइट, वहां पे भी फ्लड आ गया है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। फाइन, तो आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, लेकिन यूपीएससी में जब आप जाओगे तो वहां पर ऐसा आंसर नहीं देना है। वहां पर देयर इज अ डेडिकेटेड फॉर्मेट फॉर दैट, एक फॉर्मेट है वहां पर, उसके बाद आपको अपने तरीके से आंसर देना होगा। एक केस स्टडी 25 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, गॉट इट। तो डेफिनेटली इसमें टाइम तो लगने वाले हैं। केस स्टडी में आप आंसर ओपनली आपने बता दिया कि चलो ये सिचुएशन है, मैं ये करूंगा, लेकिन जब 25 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का ये सवाल यूपीएससी में जब पूछा जाएगा, तब आप वहां पे इतना सिंपल तरीके से आंसर नहीं दोगे। वहां पे आपको उसको फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो आज मैं इस क्लास में फॉर्मेट बताने वाला हूं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग भी कर रहे थे, जिन्होंने अपने सैंपल्स मुझे सेंड किए हैं, उनके भी प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने भी बोला कि प्लीज एक बार हमें बता दीजिए क्या तरीका होता है उसका, ठीक है। और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो डेफिनेटली आई शुड टेल यू, राइट। एंड एट द सेम टाइम आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि केस स्टडी में जब आप आंसर देते हो तो आपकी केवल किताबी ज्ञान नहीं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सपीरियंस कैसा है, राइट, आपकी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कैसा है, आप बहुत सारी सिचुएशंस में ओवर थिंकिंग तो नहीं करने लगते हो, राइट। सो ओवर थिंकिंग करने वाले स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं यहाँ पर, बट सो अलेख्या इज हियर, राइट। अब वो उसे हर सवाल में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो ओवर थिंकिंग की वजह से आप केस स्टडी कैसे सॉल्व करोगे, राइट। ऐसा अगर एक सवाल होता तो हम इसे हल्के में ले सकते थे, लेकिन ऐसे 5 क्वेश्चंस आने वाले 120 मार्क्स का, तो इसे आप लाइटली नहीं ले सकते हो। एक नंबर से आप दिल्ली से नागालैंड कैडर में पहुंच सकते हो, आईएएस से आईपीएस में पहुंच सकते हो, आईपीएस से आईआरएस में पहुंच सकते हो, राइट। तो आपको एक एक नंबर पकड़ने पर ध्यान देना है, गॉट इट, ठीक है। चलो, एनीवे अभी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा और एक क्वेश्चंस के साथ में सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं। ओके, वी विल टेक अप अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन के साथ में वी विल सी कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी इस क्लास की। आज की क्लास आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी लोग पूरा देखें, कंप्लीट देखें, और जो लोग ऑनलाइन रिकॉर्डेड देखने वाले हैं प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठोगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल, राइट। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद बाकी के डिस्कशंस कंटिन्यू करते हैं। My screen is visible to you people, right? So you have this question, एक केस स्टडी के ऊपर छोटा सा सवाल है, वेरी स्मॉल क्वेश्चन, राइट। एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं सिंपल सवाल से, इसके बाद आने वाले क्लासेस में हम हायर क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, गॉट इट। सो ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ध्यान से इसे एक बार पढ़ो, राइट, बिकॉज इसी क्वेश्चन के ऊपर सारी डिस्कशन होने वाली है। प्रॉपर ब्लूप्रिंट दूंगा मैं, क्लास वर्क की एक्सरसाइजेस दूंगा मैं, गॉट इट, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट दैट। तो प्लीज 120 मार्क्स का ही है, ध्यान देंगे सभी लोग। लेट्स रीड द क्वेश्चन। पढ़ लिया सभी लोगों ने? चलो एक बार मैं सभी की आसानी के लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, राइट। देखो, पवन इज परस्यूइंग एमबीए, पवन इज अ बॉय और वो अभी एमबीए की पढ़ाई कर रहा है, और शेयर्स अ रूम विद यू, और वो आपके साथ में, राइट, रूममेट है, गेटिंग इट। तो इट डेस्परेटली नीड्स अ जॉब, उसे अभी बहुत जरूरत है एक जॉब की। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कोर्स, जैसे कोर्स उसका एमबीए का कंप्लीट होता है, बिकॉज ऑफ एजुकेशनल लोन एंड वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि वो आर्थिक तौर पे थोड़ी सी हम्बल फैमिली से आता है, और उसकी लोन भी, एजुकेशन लोन समझते हैं आप हायर स्टडीज करते हो, आईएम वगैरह में जाओगे आप, या एमबीए वगैरह करते हो, आईटी वगैरह करते हो, तो लोन लेना पड़ता है, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट, राइट। तो एजुकेशन लोन लिया हुआ है आपने, तो इस वजह से भी आपको जॉब की बहुत जरूरत है। इन इज लास्ट 2 सेमेस्टर्स, पिछले 2 सेमेस्टर्स में ही कुडंट सिक्योर गुड ग्रेड्स, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए ड्यू टू सीरियस इलनेस। सेमेस्टर सभी लोगों को पता होगा, एनुअल सिस्टम में पूरे 1 ईयर पर एग्जाम्स होते हैं, और सेमेस्टर सिस्टम में एवरी 6 मंथ्स
हर 6 महीने पे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और नेक्स्ट सेमेस्टर में अपग्रेड होना होता है। In current semester, he has to secure good marks at any cost to satisfy minimum criteria for the placement. और अभी के टाइम में जो सेमेस्टर अभी चल रहा है उसका फाइनल सेमेस्टर, उसी में उसे हर हाल में बहुत अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया उसने तो वो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाएगा। प्लेसमेंट आप समझते हैं, जॉब के लिए जब कंपनीज आपके कॉलेजेस में आती हैं। नेक्स्ट, 5 days बिफोर द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, कुछ दिन पहले फाइनल सेमेस्टर जब होने वाले थे उस एग्जाम से कुछ दिन पहले, he comes to you and ask for the money, उसने आपसे पैसे मांगे। he is stressed and nervous, और काफी स्ट्रेस लग रहा है, वो नर्वस है। he tells you about his plan, अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो सेमेस्टर पेपर्स वो खरीदने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं टू क्लियर दिस एग्जाम। गॉट इट? तो आप जानते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस तरह की धांधली स्कैम चलता है, जहां पे आपको पेपर से पहले आपके हाथ में पेपर मिल जाता है। गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में स्कैम तो आपने सुने होंगे, लेकिन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिस इज वेरी कॉमन। बहुत दुख होता है ये, राइट, लेकिन दिस इज वेरी कॉमन। गॉट इट? तो उसने आपसे पैसे मांगे और नर्वस भी, स्ट्रेस्ड भी, और उसने क्या बोला कि पैसे किस लिए चाहिए? क्योंकि वो पेपर्स खरीदना चाहता है सो दैट वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। गॉट इट? और वो रेफरेंस भी देता है कि भाई उसकी तबीयत खराब थी, फैमिली की स्टेटस देखो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही वीक इकोनॉमिक कंडीशन है, और उसके एजुकेशन का लोन भी है, बहुत सारा लोन है, लाखों में लोन होगा। सारी बातें बताई उसने, बताई, इमोशनल चीजें ऐड करी। गॉट इट? इन सच सर्कमस्टांसेस वुड इट बी राइट टू लेंड मनी टू हिम? तो क्या इन हालातों में आप उसे पैसे उधार दोगे, और क्या वो सही होगा? यहाँ पे ये पूरी केस स्टडी थी। सिंपल से सवाल है, आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करो। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी साफ साफ बोला गया है कि आप पवन के रूममेट हो। गॉट इट? तो आप एक्चुअल में ऐसा फील करो कि दिस इज हैपनिंग विद मी, मेरे साथ हो रहा है ये। ऑलराइट, चलो अब देखो क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है। सबसे पहले इन्होंने आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द मोरल डिलेमा फेस्ड बाय यू। आप किस तरह की नैतिक दुविधाओं का सामना करोगे, आपके माइंड में किस तरह की एथिकल और मोरल डिलेमा चल रही होंगी, उनके आइडेंटिफाई कीजिए। सेकंड, एनालाइज योर रोल, आपका रोल क्या है इस सिचुएशन में, राइट? और एज अ फ्रेंड आपकी क्या ड्यूटी बनती है, और आप इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेने वाले हो, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आपका। गॉट इट? ये 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, जैसे कल की क्लास में भी हमने ये देखा था। ये बताने से पहले मैं ये चीजें बता दूं कि इस तरह के जो सवाल हैं, क्वेश्चन, वो केवल एथिक्स के दम पर सॉल्व नहीं होते। इसमें आपके जीएस का नॉलेज भी भरपूर काम आता है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज भी पूरी काम आएगी यहाँ पे। गॉट इट? तो अभी आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। आज की क्लास में आपको एक रोड मैप मिलने वाले हैं, डायरेक्शंस मिलने वाले हैं केस स्टडी को लेकर के। सबसे पहले किसी भी क्लास में क्यों पढ़ाना जरूरी है एथिक्स को? क्योंकि ये आपके माइंडसेट को फिक्स करता है। कोई एसएससी की तैयारी करके आ रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, राइट, कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता है, कोई ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, इस क्लास में भी हैव अ स्टूडेंट जो महाराष्ट्र की एकदम एक्सट्रीम बैकवर्ड ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो, और उसके गांव में नेटवर्क भी नहीं आता है। समझ रहे हो? बड़ी मुश्किल से वो किसी ऊपर वाले प्लेस पे जाकर के, ऊंचाई वाले हाइट वाले प्लेस पे जाकर के लाइव क्लास लेने की कोशिश करती है वो। समझ पा रहे हो? आई कैन नॉट टेक द नेम, लेकिन सी टेक्स क्लास। गॉट इट? तो आप समझो, ऐसे सभी लोग जब एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए आएंगे, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए अपनी कोर्स की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले जो हमें फिक्स करने की जरूरत है वो है हमारा माइंडसेट। और एथिक्स की पढ़ाई, जनरल स्टडीज पेपर 4 में 250 मार्क्स का आता है, और एथिक्स की पढ़ाई आपके माइंडसेट को फिक्स करने का काम करता है, आपको विजन को क्लैरिटी देता है, आप एक्चुअल में क्या करने वाले हो, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें बताता है। इसलिए पहले ही क्लास में, पहले ही वीक में मैं एथिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ाता हूं। गॉट इट? ठीक है, अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो आपके जीएस प्लस आपके एक्सपीरियंस जो भी है वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। गॉट इट? तो अभी जीके जीएस आने वाले टाइम में कवर किए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो बात की बात है, करंट अफेयर्स। अभी के लिए जितनी भी नॉलेज है आपकी उस बेसिस पर ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। समझ गए? आफ्टर ऑल ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, ऐसे हमें 100 एग्जाम्पल और कवर करने हैं। ओके एवरीवन, आई वांट योर फुल अटेंशन प्लीज, नो मोबाइल फोन्स।
नो रील्स, नो चैटिंग। ओके, तो अभी इसमें इसका आंसर मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि फॉर्मेट क्या होता है, एग्जाम में लिखते कैसे हैं। गॉट इट? दैट्स थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे सभी लोग। राइट, लेट्स गो टू पेज 1। ओके, सो वेलकम टू द क्लास ऑफ द आर्ट एंड साइंस ऑफ केस स्टडीज। केस स्टडीज एथिक्स पेपर 4 में पूछा जाता है जीएस के अंदर, और उसमें 120 मार्क्स का 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। राइट, और ये 5 सवाल ऐसे सवाल हैं जो किसी भी स्टूडेंट के माइंडसेट को बता देते हैं एग्जामिनर को कि क्या ये आईएएस वाला माइंडसेट रखता है कि नहीं रखता है। ओके, अगर यूपीएससी ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप जानते हो, सारी सर्विसेज के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में डिवाइड कर रखा है। ओके, आई एम टेलिंग यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी सर्विसेज, आप किसी बीसीडी सर्विस में हो या आपके फादर हो, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये आईएएस की क्लास है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अप्रोच को जरूर बताना चाहूंगा। अब देखो, सरकार को क्या जरूरत थी कि सरकारी सेवाओं को ए बी सी डी में डिवाइड किया गया? बताइए क्या जरूरत होगी, क्या नीड होगी? फाइन, चलो, इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला, सो दैट हम एक हायरार्की क्रिएट कर सके। राइट, हायरार्की आप समझते हो ना, जैसे कंपनी के अंदर भी हायरार्की होता है, ऊपर से नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन होता है, एमडी होते हैं, सीईओ होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर होता है, फिर एसोसिएट्स होते हैं। गॉट इट? सिमिलरली एक हायरार्की क्रिएट होती है। गॉट इट? नंबर 2, डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट पर्सनालिटी की जरूरत है। यस और नो? क्या मैनेजर वो काम कर पाएगा जो मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कर रहा है, या एक सिंपल एसोसिएट जो अभी कंपनी को ज्वाइन ही कर रहा है, जिंदगी में पहली बार जॉब कर रहा है, क्या वो वाले काम कर सकता है जो सीईओ कर रहा है? ओके, तो क्या एक डीएम जो काम कर रहा है और जो एक क्लर्क काम कर रहा है, ये दोनों सेम होंगे? थोड़ी सी इसमें माइंडसेट और पर्सनालिटी का भी गेम है। गॉट इट? और इस वजह से सारी सरकारी सेवाओं को ए बी सी डी के अंदर डिफाइन किया गया है। प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसी को दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे कि ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर जॉब। ओके, 2 तरह की कॉलर वाली जॉब होती है यहाँ पे। ओके, कॉलर, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब। हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर जॉब? गगनदीप, योर टर्न, गो अहेड। Sir, I guess bureaucracy versus corporate jobs. ब्यूरोक्रेसी वर्सेस कॉर्पोरेट जॉब। ओके, ब्लू वर्सेस व्हाइट। ओके, साहिल, योर टर्न। ब्लू कॉलर जॉब वो होती है द जॉब जिसमें आप मैन पावर का वर्क करते हो, जो 4th क्लास जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लेबर हो गया, जहाँ जैसे जो दूध ढालने वाले होते हैं। एनी काइंड ऑफ जॉब विच इज नॉट अ डेस्क जॉब इज कॉल्ड अ ब्लू कॉलर जॉब। एंड मोस्ट ऑफ द वेरी टाइम नाइस। इसमें लेबर्स एंड ऑल दीज डिवर्जन काइंड ऑफ सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एंड मोस्टली यहाँ पे लीस्ट एजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग ध्यान से समझिए। ब्लू कॉलर का मतलब होता है बिल्कुल क्लैरिकल जॉब। गॉट इट? जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, आपके बॉस ने जो बोल दिया बस वही करके दे देना है, दैट्स इट। डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं है, इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है उसके अंदर। गॉट इट? व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है? उसी ग्रुप ए सर्विस जिसे आप सरकारी सेवाओं में बोलते हो, लाइक कि जो टॉप मैनेजमेंट की सर्विसेज होती है। राइट, लाइक कि सीईओ हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, टॉप मैनेजमेंट है जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है बेसिकली। गॉट इट? सो प्राइवेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दोनों जगह पर ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। गॉट इट? तो अगर आपको ग्रुप ए सर्विस का अधिकारी बनना है, तो आप ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले माइंडसेट से कैसे बनोगे? समझ पा रहे हो? नहीं बन सकते, कोई चांस ही नहीं है बनने का। प्रीलिम्स में ही आउट हो जाओगे, मेंस में भी आउट हो जाओगे, इंटरव्यू में भी आउट हो जाओगे अगर एक जगह बच भी गए तो। गॉट इट? तो दैट्स व्हाई ए ग्रुप ए सर्विस के अंदर जाना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सारी सेवाएं ग्रुप ए का पार्ट है, और आपको भी ग्रुप ए लेवल पे जाना पड़ेगा, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। गॉट इट? आप ग्रुप बी के माइंडसेट के साथ में ग्रुप ए को कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस। या तो सिमिलरली जब यहाँ पे आप केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हो, गॉट इट, तो इन बातों से आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होगी। जब आप ये आंसर लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसका माइंडसेट कौन सा है, ग्रुप ए वाला है या ग्रुप सी वाला है। गॉट इट? ये व्हाइट कॉलर वाला है या फिर ब्लू कॉलर वाला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग दिस, किसी को डिमेंड करने का पर्पज नहीं है, सभी सेवाएं, सभी काम अच्छे हैं। गॉट इट? इसमें कोई दो राय नहीं है।
बट जब बात यहाँ पे आईएएस की हो तो हमें उस लेवल की ट्रेनिंग भी लेनी होगी, बात भी करनी होगी। चलिए एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, क्या करेंगे आप, लेट्स से अभी बोलने का मौका दूंगा मैं आप लोगों को, अभी उसी क्वेश्चन पे वापस आएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। और गाइस दिस इज द नेम ऑफ आवर एनजीओ, हम होंगे कामयाब एनजीओ, राइट, एंड दिस इज रजिस्टर्ड अंडर नीति आयोग। नीति आयोग देश की सबसे बड़ी थिंक टैंक बॉडी है, आप जानते हैं, राइट। तो इसके अंदर वी आर रजिस्टर्ड। चलो, तो सबसे पहले आपको जो करना होता है एग्जाम के अंदर, वो देखो क्या है, मैं बात कर रहा हूं स्पेशली केस स्टडी को सॉल्व करने के रिगार्डिंग। ओके, आपको ट्राई करना है वैल्यूज को पहचानने की, कि पूरे क्वेश्चंस में ऐसे कौन से वैल्यूज दिए गए थे, ऐसे कौन से एथिकल और मोरल वैल्यूज दिए गए थे, जैसे कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल के लिए ही ये उस वाले केस स्टडी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गॉट इट, समझने की कोशिश करें बस सभी, कि सबसे पहले वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। जब तक आप प्रॉब्लम को तभी समझ पाओगे जब तक आप वैल्यूज को नहीं समझते हो। कंसाइंस, अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है। निष्काम कर्मा, हमारा काम, हमारा एम ऐसा होना चाहिए कि वो निष्काम हो, स्वार्थ के से परे हो। गॉट इट। एथिकल कॉम्पिटेंसीज क्या है उसमें आपकी, एथिकल रीजनिंग क्या है आपकी, एथिकल इलिटरेसी कितनी है किसी की, या आपकी लिटरेसी भी होती है और इलिटरेसी भी होती है। गॉट इट। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि कौन से वैल्यूज हैं हमारे पास, राइट। आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप गुस्से में हो, तो ये क्या है, एथिकल इलिटरेसी का ही तो एग्जाम्पल है ना। ऑब्लिगेशंस क्या है आपका, आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या है, दिमागी तौर पे आपकी इंटीग्रिटी क्या होनी चाहिए, एम्पैथी, आप दूसरे की भावनाओं को फील कर पा रहे हो, दूसरे की प्रॉब्लम को फील कर पा रहे हो। जैसे इस सिचुएशन में आपको अपने रूममेट पवन के हालातों को समझना है। कंपैशन, करुणा, समझ पा रहे हो कि नहीं, इन सब का मीनिंग हमने अलग से क्लास में कवर किया हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट। टॉलरेंस, सहने की क्षमता कितनी है आपके अंदर, और डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, आपको अपने अल्टीमेटली अपने स्वाभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी गरिमा का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम हमें किसी भी केस स्टडी को पढ़ने के बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वैल्यूज। गॉट इट, राइट। अभी ये डिस्कशन का मामला था, अभी मैं प्रॉपर क्लास वर्क दूंगा, अभी अभी आप लोग यहाँ पे आंसर देने वाले हो। गॉट इट, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपको यह देखना है कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो, तो वो डिसीजन दो तरह से आपने लेना है, समझ रहे हो। मैक्सिमम टाइम आप लोग एक ही तरह का डिसीजन लेते हो, या तो लीगल लेते हो, कानून के हिसाब से जो होना चाहिए, या फिर एथिकल लेते हो। दोस्तों आपको इस एग्जाम के अंदर दोनों ही लेना है डिसीजन। हमारे कानून क्या बोलते हैं, गॉट इट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी लॉ ऑफ द लैंड, हमारी पार्लियामेंट, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, इस बात का भी आपको संज्ञान लेना होगा, एक्नॉलेजमेंट रखनी होगी। एट द सेम टाइम आप एथिकल डिसीजन मेकिंग को भी ध्यान रखोगे कि एथिकल और मोरल साइंस आपकी क्या बोलती है। सॉल्यूशन जब भी दोगे तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रख के दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एथिकल इलिटरेसी का पार्ट माने जाओगे आप। कई बार जो अभी मैं बता रहा था कि आईएएस का प्रीलिम्स हो सकता है आप निकाल लें, लेकिन मेंस में क्या होगा ना, जब आप इस तरह के वैल्यूज को नहीं लिखते हो ना, तो यूपीएससी आपको सीधे बोल देगी कि दिस पर्सन इज एथिकली इलिटरेट। यह आदमी नैतिक तौर पर, मोरल तौर पर अनपढ़ है, गंवार है। प्रीलिम्स निकालने के बाद भी ऐसा टैग मिलता है। 10,000 लोग मेंस लिखते हैं और इसमें से केवल 2,500 लोगों का सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, तो 7,500 लोग तो यहां भी आउट होने वाले हैं। 7.5 के पीपल आर गोइंग टू आउट इवन फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन। गॉट इट, राइट। तो आप इन दोनों ही तरीके से आंसर दोगे, दोनों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लीगल डिसीजन के बारे में आइडिया कहां से मिलेगी, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं पॉलिटी में, जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो वहां से हमें पता चलेगा कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है। एथिकल डिसीजन कैसे पता चलेगा, इस तरह के डिस्कशन क्लास करके, एथिक्स की कॉन्सेप्ट्स क्लास करके। गॉट इट, वेरी नाइस। माइंडसेट का गेम है अभी, एक बार माइंडसेट क्लियर हो जाए तो इसके बाद प्रैक्टिकल समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वेरी नाइस, आई एप्रिशिएट योर पेशेंस। सिमिलरली एथिकल रीजनिंग और मोरल इमेजिनेशन, यानी आपकी एथिकल रीजनिंग क्या बोलती है इसको समझो। कई बार है ना, आपको लगता है कि आप एथिकल डिसीजन ले रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी इमोशंस लेती है डिसीजन। इमोशन समझते हो ना। फॉर द एग्जाम्पल कि यू आर अ फादर और आपका बेटा है, वो कुछ गलत कर रहा है, ओके, कुछ भी उसने मतलब चोरी कर ली, लेकिन वो 4 साल का है, 5 साल का है, तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे आपके इमोशंस हावी होंगे। तो इस टाइम पे यूजुअली क्या करते हैं पेरेंट्स, फादर क्या करते हैं, कह रहे 4 साल का बच्चा ही तो है ना, छोड़ देना, कोई बात नहीं, 4 साल का बच्चा है। वो यहाँ पे इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो वो,
वो ये नहीं समझ रहे कि अगर इसको अभी नहीं छोड़ा गया तो आगे चल के ये और बड़े लेवल पे चोरी करेगा। अभी एक गलत काम कर रहा, आगे चल के 4 और गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, वायलेंस करेगा। गॉट इट? तो ये अपने को एक बार डिसाइड करना है कि भाई अभी जो हमने सोचा है ये कहीं हमारा इमोशन तो नहीं है, या फिर हमारी एथिकल रीजनिंग बात कर रहा है। रीजनिंग का मतलब जहां पे रैशनल थिंकिंग हो, जहां पे लॉजिकल थिंकिंग हो। समझ पा रहे हैं आप? वेरी नाइस, गॉट इट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बताऊं, कुछ चीजें अभी अप्लाई करके देखेंगे हम लोग। आप देखो यहाँ पे किस तरह के एथिकल इश्यूज चल रही है। वो एथिकल इश्यूज में आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे मेरा इमोशंस काम कर रहा है या फिर मैं एथिकली सोच पा रहा हूँ। जैसे ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जैसे अभी क्लास 9 बजे शुरू होना है तो मुझे 9 बजे आके क्लास शुरू कर देना, ये मेरी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। पर्सनल लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ डजेंट मैटर, गॉट इट। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू मैटर लॉट, राइट। ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, कहीं ये दोनों कोलाइड तो नहीं कर रहे। गॉट इट। फॉर द एग्जाम्पल अभी आपका इंटरेस्ट है कि आपकी क्लास टाइम पर हो, राइट, लेकिन मैं छुट्टी कर दूं 4 दिन की तो मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं हिमाचल जा रहा हूँ घूमने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भाई मुझे भी रेस्ट चाहिए, मैं पूरे साल पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो मुझे भी रेस्ट चाहिए ना, तो मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, 5 दिन के लिए, गॉट इट। लेकिन आपके हिसाब से सिलेबस टाइम पर कवर होना चाहिए, हमारा सिलेबस डिले हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अपना इंटरेस्ट है, मेरा अपना इंटरेस्ट है, और दोनों यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं। समझ गए? इसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड हो रही है कि नहीं हो रहा है? इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आप जिस संस्था में हो उसकी एक अपनी इमेज होती है। गॉट इट। फॉर द एग्जाम्पल अगर आप डीएम ऑफिस के डीएम हो तो डीएम की एक अपनी इमेज होती है। सिमिलरली अगर आप एसपी हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, डीसीपी हो, गॉट इट, तो पुलिस की एक अपनी इमेज है। आप जिस संस्था जिस समाज से आ रहे हो उसकी एक अपनी इमेज है, तो आपको उसकी इमेज का भरपूर ख्याल रखना है। गॉट इट। फॉर द एग्जाम्पल अगर आप पुलिस हो तो आपको आप ये नहीं कर सकते कि भाई 9 to 5 की जॉब है मेरी, मैं तो घर जा रहा हूँ, 5 बजे छुट्टी होगी, 6:30 5:30 बजे आपको कॉल आता है किसी लेडी का कि सी इज इन सम ट्रबल एंड सी नीड योर हेल्प। तो आप वहां पे ये थोड़ी बोलोगे कि मैं तो भाई ऑफ ड्यूटी हो गया हूं, कल बात करते हैं। यू कांट से दैट, बिकॉज पुलिस का काम है 24/7 सर्विस। यस और नो? एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। सिमिलरली जब आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो यू शुड बी अप्रोचेबल, बिकॉज यहाँ पे आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के गार्जियन हो। यू आर फादर ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, यू आर मदर ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, गॉट इट। तो आपको अपनी सभी बच्चों का ध्यान रखना है, राइट, सभी डिस्ट्रिक्ट वासियों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ अनएथिकल एक्ट, यानी अगर कोई अनएथिकल एक्ट हो रहा है तो वो क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? देखो मैं समझ रहा हूँ ये थ्योरी की क्लास हो रही है तो थोड़ा सा कुछ बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अभी इसका हम लाइव क्लास वर्क करने वाले हैं। अभी जो क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसको सॉल्व करेंगे, आप ही सॉल्व करेंगे, गॉट इट। ये तो बस एक आइडिया दे रहा हूं मैं, अभी क्लास वर्क भी इसके साथ में ही है। लीडरशिप, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज वगैरह कैसी है, सारी बातें आप समझोगे। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा है, ट्रस्ट ब्रीच नहीं हो रही है मेरी, राइट। ये सारी बातें आपको एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लासेस के अंदर मास्टर करवाई जाएंगी, गॉट इट। या नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आप क्या करोगे, अब सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। लाइक अभी वाले हमने जो सवाल देखा जिसमें पवन के पास आइडिया आया कि अगर वो किसी को पैसे दे दे तो उसके एग्जाम का पेपर मिल सकते हैं। तो इसमें तो भाई अलग अलग अल्टरनेटिव हमारे पास आ रहे हैं। एक तरीका ये है कि चलो पैसे दे दो, इस बेचारे का काम हो जाए। दूसरा तरीका है कि नहीं सीधे थप्पड़ मारेंगे उसको, ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, हम बेवकूफ हैं, बाकी बच्चे बेवकूफ है जो पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, गॉट इट। एक तरीका वो भी हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप बीच का रास्ता निकालो, गॉट इट। आप पॉजिटिवली उसको कन्विंस करो कि भाई एथिकल तरीके से करो, करना ही है तो, ओके। एनीवे, तो कुछ और भी आप सोच सकते हो, राइट। तो आप जितना अल्टरनेटिव हो सकते हैं सबको सोचोगे, सबको आइडेंटिफाई करोगे, लिखोगे, राइट। उसके बाद आप फिर एक्चुअल में अपना आंसर दोगे, जिसमें कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं। आपका आंसर कैसा होना चाहिए, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। मल्टीपल ऑप्शन है लेकिन इसके बाद भी आप वो चूज करोगे। एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर कैसे होते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते, वो दोनों ही बातों का ध्यान रखेंगे, मध्यम मार्ग को अपनाएंगे, गॉट इट। तो आपका आंसर उस तरीके का ही होना चाहिए जो कि दोनों ही प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हो,
कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हो, एक्सट्रीम लेवल पर नहीं, राइट। ठीक, चलो अब यहाँ पे हमारा क्लास वर्क शुरू होता है। आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा अभी तक हमने क्या थोड़ी पढ़ने की कोशिश की थी, राइट। ओके एवरीवन, सो अभी उस क्वेश्चन के ऊपर वापस आने की जरूरत है क्या? एक सेकंड के लिए वापस आ जाते हैं, बिकॉज अब यहां से आपको काम करना है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, ऑलराइट। तो दिस इज अ क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पवन एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं और आप उसके रूममेट हो। पवन बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर पा रहा है क्योंकि एजुकेशन का लोन लिया हुआ है और घर के हालात भी काफी हम्बल है, काफी बुरे हैं। और पिछले 2 सेमेस्टर में अच्छे नंबर भी नहीं आए उसके क्योंकि बीमार रहता था वो। गॉट इट। अगर वो इस फाइनल सेमेस्टर में अच्छे नंबर नहीं लाया तो वो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाएगा, उसको जॉब मिलेगी नहीं। तो फिर वो क्या करेगा, कैसे लोन को चुकाएगा, अपने घर वालों को कैसे सपोर्ट करेगा? गॉट इट। तब एग्जाम से कुछ दिन पहले क्या हुआ कि उसे पता चल गया कि भाई कुछ पैसों का इंतजाम करके पेपर्स निकाले जा सकते हैं पहले से ही। तो वो पैसे मांगने के लिए आपके पास आता है और आपको ये पूरी बात बताता भी है कि किस लिए पैसे ले रहा है वो। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या इस सिचुएशन में आप इसे पैसे उधार देंगे? और अगर देंगे तो कैसे देंगे, क्यों देंगे? क्या एथिकल और मोरल डिलेमा शामिल है इसमें? आपका रोल क्या है और आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकालोगे? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे? ये सवाल है। इज दैट क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, ये प्रॉपर आपके लिए ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यही हेडिंग दोगे जो यहाँ पे मैंने दे रखा है आपके लिए, राइट। इसमें क्या करना है, अप्रोच के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको फैक्ट से बतानी है कि इस सवाल में क्या फैक्ट्स दिया हुआ है। गॉट इट। जितने भी फैक्ट दे रखे हो आप बताओ। फैक्ट्स ये दे रखा है कि पवन इज योर रूममेट, ये सब नो। और क्या फैक्ट है याद करो, क्वेश्चन नहीं देखना है। एक अच्छा आईएएस आईपीएस पता है क्या करता है? ओरिजिनल आईएएस की बात कर रहा हूं। वो एक बार फाइल को पढ़ेगा, बस काम खत्म हो गया। अब सारी चीजें इसके माइंड में पिक्टोग्राफिक मेमोरी के तौर पे है। वो बता देगा कहाँ पे क्या चीजें लिखी है, क्या पॉइंट्स थे, क्या आर्गुमेंट थे, कितना अमाउंट लिखा था। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस नहीं जाएंगे, ट्राई करेंगे रिकॉल करने की। बताइए मुझे कौन कौन से फैक्ट शामिल किए गए हैं। कम ऑन। एजुकेशनल लोन सर। या तो प्रेशर, यहाँ पे मेन हेडिंग क्या देंगे हम? प्रेशर है। प्रेशर किस बात का है? 3 चीजों का प्रेशर है। सबसे पहले प्रेशर लोन का है। दूसरा किसका है? फैमिली। वेरी नाइस, फैमिली। फैमिली भी अनस्टेबल है बिकॉज लो इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, नंबर 3 एक और प्रेशर है, कौन सा? हेल्थ। नंबर बुरे आए थे। एग्जाम। हाँ, नंबर जो थे वो पिछले 2 सेमेस्टर में बुरे आए थे। गॉट इट। तो ये 3 प्रॉब्लम पहले से चला आ रहा है उसके पास। चलो नेक्स्ट फैक्ट क्या है बताओ। व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्ट? परचेजिंग द सेमेस्टर पेपर सर। परचेजिंग सेमेस्टर पेपर विच इज अनएथिकल एंड इलीगल ऑल्सो, राइट। दोनों ही कंडीशन लिखना है क्योंकि ये क्राइम भी है लॉ के हिसाब से और अनएथिकल तो है ही। वेरी नाइस। कोई और फैक्ट है क्या, बताओ मुझे। ही इज आस्किंग फॉर यू, ही इज आस्किंग फॉर द लोन टू यू, राइट। लोन की डिमांड वो आपसे फिर से कर रहा है कि थोड़े पैसे की आप उसकी और मदद कर दो। ये फैक्ट समझ में आया आपको? केस स्टडी करते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है। ट्रस्ट में, आप पूरी इंडिया में किसी कोचिंग में चले जाओ, ये फॉर्मेट कभी किसी ने नहीं बताया। ट्रस्ट में, सीरियसली, नो वन हैज टोल्ड दिस। बट यहाँ पे इतनी सिंपल तरीके से कोडिफाई करके बताया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पेपर में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आए। एथिक्स पेपर ऐसा पेपर है ना जिसमें स्टूडेंट्स के या तो 75 आएंगे या फिर सीधा 130 प्लस आएगा। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। गॉट इट। क्योंकि जो सोच सकता है वो 130 प्लस ले आएगा, जो इनोवेटिव है, जो क्रिएटिव है थोड़ा सा। गॉट इट। जिसको फॉर्मेट समझ में आ गया वो 130 प्लस लाएगा ही लाएगा, और जिसको नहीं पता है वो 75 से ज्यादा क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो एथिक्स में आपको एक ड्रास्टिक वेरिएशन देखने को मिलेगा नंबर का, यही कारण है एक्चुअल में इसके पीछे। गॉट इट। चलो, तो ये हमने देख लिया फैक्ट। सबसे पहले हेडिंग दिया हमने इंट्रोडक्शन, और इसमें हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एक तरह से आप इसे बोल सकते हो कि समराइज कर रहे हो यहाँ पे मेन इश्यूज को उठा के, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करोगे। बताओ यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन हो, सबसे पहले डिफाइन कीजिए। हुई इज स्टेक होल्डर, किसे बोलते हैं स्टेक होल्डर? मैंने बताया था शायद, किसी को बताइए, याद है? कौन बताना चाहेगा? गगनदीप, हुई इज स्टेक होल्डर?
सर जो उससे जो भी सिचुएशन या मैटर है उससे इन्फ्लुएंस रहता है जो। वेरी नाइस। तो जो भी डिसीजन लेने वाले हैं आप, इस डिसीजन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं और जितने भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाले हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो इस सवाल के अंदर कौन कौन था स्टेक होल्डर, बताओ। पवन सर, ओके, एक तो पवन खुद है, दूसरा कौन है? मी, हम भी है सर। हम भी हैं, मी एंड, और कौन है? कोई और भी है क्या? फैमिली मेंबर्स, फैमिली है, वेरी नाइस, एंड कॉलेज who is स्टाफ, going to get impact? कॉलेज स्टाफ नहीं, कॉलेज, राइट। एंड कॉलेज क्यों? क्योंकि अगर पेपर लीक हो गया, गॉट इट, तो कॉलेज का बहुत नुकसान होगा, उसकी इमेज खराब होगी, पेपर उनको दोबारा कंडक्ट करवाना पड़ेगा एंड ऑल। उस कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होंगे, कोई सीरियस स्टूडेंट भी तो होगा ना जो एक्चुअल में एग्जाम पढ़ के दे रहा है, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उसके साथ तो इनजस्टिस हो गया है ना, राइट। चलो, और कौन है? कोई और भी है क्या? कम ऑन, थिंक अबाउट इट। बैंक सर, बैंक, यस, बैंक है जिसने लोन दिया था, क्योंकि अगर उसको जॉब नहीं लगी तो बैंकों का पैसा वो चुका नहीं पाएगा, तो बैंक डिफॉल्ट में चले जाएंगे, बैंकों का नुकसान हो सकता है। गॉट इट, वेरी नाइस। तो ये सारे हो गए हमारे स्टेक होल्डर्स, बहुत ही बढ़िया। यही उम्मीद थी आप लोगों से। तो पहले थ्योरी के बाद जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो ये फायदा होता है, ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से आती है और आप भी एकदम हिट करते हो। फालतू की चीजें लिखनी है ही नहीं, बस ये पॉइंट, ये हेडिंग देनी है आपको यहाँ पर, राइट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व 1 2 3 4, दैट्स इट। गॉट इट। कोई यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, इतना टाइम नहीं होता है वहां पे, और कोई पढ़ता भी नहीं है वहां पे, समझ रहे हो? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। बताओ, इस क्वेश्चन में कौन कौन से वैल्यूज शामिल थे? मॉरल राइटियसनेस सबसे। मोरल राइटियसनेस, वेरी नाइस। व्हाट डू यू मीन बाय इट, गगनदीप? बेसिकली सर एक व्हाट इज राइट इज मतलब वी हैव टू व्हाट इज राइट, तो यहाँ पर वी आर Right. एंट्री इनटू सम करप्ट प्रैक्टिस, सो इट्स अगेंस्ट मॉरल राइटियसनेस। एक्सेलेंट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ओके, और क्या प्रॉब्लम है? अभी आंसर मत देखो, अपनी तरफ से सोचो, एथिकल वैल्यूज और क्या था इसके? फियर भी हो सकता है इसमें। वेरी नाइस। एंड काइंडनेस सर, काइंडनेस, काइंडनेस, कहाँ पे पता चल रहा है काइंडनेस? कौन दिखा रहा है काइंडनेस? sir, from our point of view sir, like we are showing kindness on him that okay, this exam he has to, however he has to pass the exam, so in that point नहीं तो of view इसमें काइंडनेस क्या है? इसमें काइंडनेस क्या दिखा रहे हो? काइंडनेस अगर दिखाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको, कि ले जा भाई, पैसे ले जा। ओके, ये काइंडनेस नहीं है, इसको काइंडनेस नहीं बोलते, आप तो उसका नुकसान करवा दोगे। थिंक अबाउट सम अदर वैल्यूज, कम ऑन एवरीबॉडी। Suffering, sir. सफरिंग, ओके। इंटीग्रिटी आपने बताया गगनदीप, वेरी नाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, गगनदीप? सर ऑनेस्टी इज अबाउट मतलब जो है वही है स्पष्ट रूप से, और इंटेग्रिटी है कि कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज ना हो उसके एग्जीक्यूशन में, किसी भी चीज के एग्जीक्यूशन में कोई चीज हाँ। कोई पार्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो, मतलब सत्यनिष्ठा हिंदी में बताऊं तो। यस यस, ट्रूथफुल इन द एब्सोल्यूट सेंस, मतलब नथिंग Right. नथिंग गॉट चेंज्ड। वेरी नाइस, एब्सोल्यूट सेंस में, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। यही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी इज पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में थोड़ा सा एक्सट्रीम, थोड़ा सा एब्सोल्यूट लेवल पे जाएंगे। व्हेन नोबडी इज इवन वाचिंग, जब आपको कोई और नहीं भी देख रहा है तब भी आप ऑनेस्टी को शो कर रहे हो, वो होता है इंटीग्रिटी। इसके ऊपर यूपीएससी बहुत सवाल पूछती है, और कई बार आपको लेकर के या कोई कोट को लेकर के, जैसे एक बार उन्होंने पूछा था कि विश्व, अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, मैन शुड बी, वी शुड बी मेन ऑफ इंटीग्रिटी, ओके, नॉट मेन ऑफ नॉलेज। और इसके बाद उन्होंने 150 वर्ड्स में इससे आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया। तो वहां पे भी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे वो। और आप ट्राई करेंगे ऐसे सवाल में अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल देने की, गॉट इट, उसके आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। कई लोग क्या करेंगे, गांधी जी के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, उनके एग्जाम्पल लिखेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल लिखोगे, एथिक्स का पेपर आपको जानने के लिए बनाया गया है, गॉट इट, तो आप वहां पे और अच्छे नंबर पा सकते हो। वेरी नाइस। और क्या यहाँ पे कंपैशन है? कंपैशन का क्या मतलब होता है? एम्पैथी में अगर सिंपैथी, सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन ये आपस में लिंक्ड वर्ड है, ओके, ये तीनों ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, राइट। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब क्या होता है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो सामने वाली के प्रॉब्लम को, राइट।
इसी से इसका नेक्स्ट स्टेप आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप सामने वाली के प्रॉब्लम को अपने आप को रख के उसकी जगह पर, कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो कैसा फील करते। इसे बोलते हैं एम्पैथी। एक स्टेप और आगे जाना, गॉट इट, पुटिंग योर लेग इन हिज शूज। और इसके बाद आता है कंपैशन, जिसे हम करुणा बोलते हैं। कंपैशन क्या होता है, जब एम्पैथी में आप एक्शन को ऐड कर देते हैं, मतलब आपको पता तो चल गया प्रॉब्लम आ रही है, आपको फील भी हो रहा है, लेकिन आपने कोई एक्शन लिया क्या उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, देन इट विल बी कंपैशन। गॉट इट, राइट। तो इसमें कंपैशन भी है, बिकॉज यहाँ पे एक्शन लेने की बात हो रही है, वो आपसे पैसे मांग रहा है। गॉट इट, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे अच्छे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर की कुछ वैल्यूज, कुछ स्किल्स। गॉट इट। सो यहाँ पे भी इसकी टेस्टिंग हो रही है। एप्टीट्यूड किस बात की, कि क्या मैं बिना नकल किए, बिना पेपर लीक किए एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, अच्छे नंबर ला सकता हूं, क्या मेरे अंदर वो पोटेंशियल, वो काबिलियत है, वो योग्यता है। गॉट इट। फिर आपने बता दिया था। इसके बाद एक करेज। करेज यहाँ पे कैसे शो होगा, यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने दोस्त के खिलाफ जाना पड़े। अगर आपका दोस्त नहीं मानता है तो हो सकता है आप कॉलेज के प्रिंसिपल तक को जाओगे कि सर मेरा रूममेट है और वो पेपर लीक करने की बात कर रहा है। ओके। अगर कोई इमोशनल व्यक्ति होगा तो वो ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेट से आपने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, चुप तो नहीं रहोगे ना। तो इस वजह से यहाँ पे करेज की भी बात की जा रही है। गॉट इट, बी करेजियस। देन वी हैव फॉर्टिट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्टिट्यूड, एनीवन? पेशेंस। पेशेंस, दीपशिखा। फॉर्टिट्यूड, पेशेंस, ओके, क्वाइट सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा एक और डिफरेंस है, कौन बताएगा? प्रियंका, यू आर हियर? प्रियंका सिंह। मेरी नजर देखो सब पे रहती है, ट्राई किया करो पार्टिसिपेट करने की। बताओ मुझे, व्हाट डू मीन बाय फॉर्टिट्यूड? सर नो आइडिया। ओके, साहिल, साहिल यू आर हियर? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। बताइए। So the fortitude is a broader term. So if you're keen enough to attain a proposition from my side, I believe ki how much compassion, how much integrity you're keen enough to stockpile to face any kind of vexatious difficulty. It doesn't matter what kind of challenges you have to tackle, how much stable you are, what kind of proposition you have, how much you can scrutinize certain factors, and how do you deal with certain factors, and having the courage to deal with difficulty is having the fortitude. सही बोला आपने, वेरी नाइस। तो करेज में थोड़ी सी और उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम अगर बनाओगे, गॉट इट, तो वो फॉर्टिट्यूड हो जाएगा। एम्पैथी बता दिया मैंने। और मोरल राइटियसनेस स्टार्टिंग में गगनदीप ने ही कवर कर दिया था, कि मतलब सही और गलत का जो फर्क हमें पता चल जाता है कि नहीं नहीं ये तो सही है, मोरली ये सही होना चाहिए और यही मैं करूंगा, ये होती है राइटियसनेस। गॉट इट। तो ये हो गए वैल्यूज। तो अभी तक हमने कितने लिस्ट बनाए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको पैराग्राफ, समझ रहे हो ना, केवल पॉइंट लिखने हैं, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। एग्जामिनर को पता है ये सारी बातें, एक्सप्लेन आपको वहां करना है जहां पर आप डिसीजन लेने वाले हो। गॉट इट। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पता नहीं कितनी सारी बातें हैं, कैसे लिख पाएंगे, 5 क्वेश्चन आएगा, पांचों क्वेश्चन के इतना बड़ा आंसर कैसे लिखेंगे, हो जाएगा, जल्दी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल कीवर्ड्स लिखने हैं टेबल बना करके। समझ गए? तो अभी तक हमने 3 लिस्ट बनाए थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स की लिस्ट बनाई हमने, इसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाया कि आखिर कौन कौन इंपैक्ट हो रहा है, फिर इसके बाद हमने वैल्यूज की लिस्ट बना दी। समझ गए? वेरी नाइस। चलो अब यहाँ पे हम मोरल डिलेमा, ये क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया था, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ये पूछा गया था कि मोरल डिलेमा बताइए, तो स्टार्टिंग में ही मोरल डिलेमा लिख देंगे। वो ना तो वो स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, ना तो वो फैक्ट्स की बात करेंगे, ना तो वो वैल्यूज की बात करेंगे। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन कुछ भी हो फॉर्मेट यही होगा। समझ गए? चाहे सवाल में पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो। ठीक है, अब मोरल डिलेमा की बात कीजिए। तो बताइए आप मुझे कि इस सवाल में कौन कौन सी मोरल डिलेमा शामिल थी। कम ऑन एवरीबॉडी। So personal versus professional interest. वेरी नाइस। पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल, कैसे, हाउ? Sir, actually personally he is my friend, but so professionally तो ethical वे आ जा रहे हैं सर, तो हमें वो चीजें प्रोफेशनल क्या है इसमें? आप illegal है। कौन से प्रोफेशन में हो आप यहाँ पे? प्रोफेशन सर का किसके साथ लिंक professionally बन सर, रहा है? आपके साथ बन रहा है। सर ओके, स्टडी, तो सर उस टाइम अगर हम इलीगल वर्क करते हैं तो सर एक तरह से वो प्रोफेशनली ही हुआ।
ठीक है, ओके, गॉट इट। देखो यहाँ पे प्रोफेशनल में कॉलेज को भी ऐड कर सकते हैं ना। प्रोफेशनली क्या है कि एक आपकी ड्यूटी आपके दोस्त के साथ है, दूसरी ड्यूटी आपकी कॉलेज के साथ में। गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और क्या वैल्यू है? कम ऑन एवरीबॉडी, ट्राई करो। Legality versus rationality, sir. हाउ? Sir, legality in the sense, sir, like is going in the wrong way. So we have to set him in a right position. Whereas rationality, if we think rationally or logically, sir, in owning in his place, then it is true, sir. Like purchasing the semester papers and passing the semester is very important, sir. Like Yeah. thinking in a logical way. वेरी नाइस, गुड वन। लीगैलिटी वर्सेस रेशनैलिटी। प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। ओके, प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, यहाँ पे कौन सी पब्लिक लाइफ है? सर अगर पेपर लीक होते हैं तो उसके थ्रू केवल वो ही नहीं बल्कि और भी स्टूडेंट अफेक्टेड होंगे। वेरी नाइस। तो समाज के और भी बच्चे, स्कूल के और भी स्टूडेंट्स अफेक्ट होंगे। वेरी नाइस। एंड एनीवन एल्स? Sir, short term versus long term. हाउ? Sir, long term है कि he has to pass the exam and he has to clear the educational loan and clearing all his family backups. Whereas short term is thinking to purchase semester papers and just pass this exam with good number. या तो एक्चुअल जब प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो यूजुअली हमारा फोकस होता है शॉर्ट टर्म पे, क्या अभी के लिए इस प्रॉब्लम से निकलते हैं, अभी के लिए कुछ ऐसा हो जाए, अभी के लिए कुछ वैसा हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट होने वाला है? क्या इस प्रॉब्लम का समाधान लॉन्ग टर्म में निकल सकता है क्या? गॉट इट। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको कहा था कि अभी ऑप्शनल, राइट, ऑप्शनल की पढ़ाई करो अच्छे से। अगले 4-5 महीने में ऑप्शनल पूरा फिनिश करना पड़ेगा आपको, तभी आप अगले साल के एग्जाम दोगे। तो ये शॉर्ट टर्म में एक्शन लेना है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका नुकसान लॉन्ग टर्म में होगा, वो अगले साल पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। गॉट इट। सो आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो शॉर्ट टर्म में ही एप्लीकेबल है, और कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो लॉन्ग टर्म में ही एप्लीकेबल है। गॉट इट। यानी एग्जाम आपको अपने टाइम पर ही होगा। आप चाहोगे एग्जाम अभी हो जाए 2 महीने में, तो नहीं होगा, राइट। एनीवे, गुड इनफ। चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। डिलेमा का मतलब है वर्सेस, जहां पे 2 पॉइंट एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हो। ओके, कोलिजन हो रहा हो, टकराव हो रहा हो, 2 विचारधाराओं का, 2 आइडियोलॉजी का, 2 इमोशंस का, लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। गॉट इट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह की यहाँ पे हो रही है, राइट, वो अपने बारे में सोच रहा है पवन सब कुछ, राइट, कि फैमिली स्टेबल हो जाए, लोन चुकता कर दे। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, यहाँ पे कौन सी इन्वायरमेंट है? ये नेचर वाली इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे कॉलेज के इन्वायरमेंट की बात हो रही है। गॉट इट। कॉलेज का इन्वायरमेंट, समाज का इन्वायरमेंट इससे बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा अगर पेपर लीक हो गया तो। जो लोग मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, उनका भरोसा उठ जाएगा। समाज के अंदर जो लोग हैं वो फिर क्वेश्चन करने लग जाते हैं एजुकेशन सिस्टम को। अभी यूपीएससी के अंदर पूजा खेड़कर का केस चल रहा है, आप जानते हो। और आज तो स्मिता सबरवाल 2001 बैच के आईएएस ऑफिसर, उनके एक कमेंट की वजह से भी आई थिंक आंध्र प्रदेश के अंदर ही कुछ आंदोलन वगैरह होने लग गया है। गॉट इट। वहां पे एक लेडी ने बोला है कि कल से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। गॉट इट। तो ये सारी बातें क्यों हो रही है? अब फिर से 2-4 केसेस और निकल के आएंगे। यूपीएससी ने आज डिक्लेरेशन दिया है कि पिछले 20 सालों में जितने भी आईएएस आईपीएस बने हैं, सिविल सर्विस बने, उन सब की चेकिंग करी जाएगी। गॉट इट। यस, तो इससे अनस्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, समाज डिस्टर्ब हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। हाँ जी साहिल। आपने मुझे बोला था कि यूपीएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर आज तक दाग नहीं लगा। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट, हम अगर किसी चीज को एब्सोल्यूट पर ज्यूम कर लेते हैं, उसकी फाउंडेशनल ऑलरेडी खराब हो जाती है। नाउ वी बिलीव कि साइकोलॉजिकली हमारे अंदर एक इमेज बैठी हुई है कि यूपीएससी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस एवर। सेम थिंग वी हैड फॉर द इलेक्शन कमीशन टू। It's about how much efforts are being deployed into a certain pattern and what kind of things we are extracting from it. जैसा बोगे वैसा हम करते हैं, बट ठीक है, बट काफी दुखद बात है। नहीं देखो साहिल, अभी भी आप गलत समझ रहे हो। देखो मैंने कहा था कि यूपीएससी के ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं लगा है, तो ये बात पूजा खेड़कर के केस पे भी लागू होती है। यूपीएससी की इसमें क्या गलती है मुझे बताओ? पूजा खेड़कर ने उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के दिया। डायरेक्टली यूपीएससी की गलती नहीं है, बट मैंने 2 चीजें कही थी। एक मोरल करप्शन होती है
एक मोरल करप्शन होती है, एक होती है पैसे वाली करप्शन। नाउ यूपीएससी के पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, यूपीएससी में बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइजेशन के साथ वो फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, बट Right. मोरल करप्शन कहीं ना कहीं वहां पर भी है। अगर हम मोरल करप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एंड दिस इज द विट्रोलिक ट्रुथ। अगर मैं भी इस चीज को स्नब करना चाहता हूँ, बट कोई भी इरेगुलरिटी, अभी बांग्लादेश में हम देखो बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। अब आप अफ्रीकन कंट्रीज की ले सकते हो, एंड दिस इज ट्राई टू कोर बी लिमिटेड। फंडामेंटल। साहिल, साहिल, यूपीएससी की बात हो रही है, कहाँ अफ्रीका, कहाँ बांग्लादेश पहुंच रहे हैं आप, ठीक है। चलो, मैं एग्जांपल वेरी नाइस पॉइंट, अच्छा तो मैं समझ गया आपकी बात। चलो, यूपीएससी के बारे में बस मैं ये कहूंगा कि वो अभी भी निष्पक्ष है जैसे पहले थी। यूपीएससी को जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे तो वो पूजा की तरफ से दिए गए थे, गलती पूजा की है। पूजा ने जो सर्टिफिकेट दिए वो तो सही है ना, उस पर तो डीएम का साइन हो रखे है ना भाई। उसने वहां से जो गड़बड़ किया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में, ओबीसी या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, तो वो यूपीएससी थोड़ी बना के देती है, वो आप लोकल डीएम से बनवाते हो। गॉट इट। वो वहां से प्रॉब्लम आई है, यूपीएससी के सामने बस डॉक्यूमेंट्स आए, उसने चेक किया, पेपर ठीक है और कर दिया काम। लेकिन ये सवाल ये उठ रहा है कि डबल लेवल पे क्रॉस चेक करने की जरूरत है उसको। बैकग्राउंड लेवल पे चेक होती है इन जनरल, लेकिन अब डेप्थ में जाकर चेक करने की जरूरत है। गॉट इट। अब उन्होंने नाम भी बदल लिया, साइन भी बदल दिए, अपने फादर के नाम भी बदल दिए, एड्रेस भी बदल दिए, राइट, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे फेक बनवा लिए। अपने उनके डैड आईपीएस ऑफिसर आई थी, तो उनकी पावर का मिस यूज करके उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवाए। तो इसमें यूपीएससी को थोड़ी ना कोई गलती है। गॉट इट। चलो, वापिस आते हैं इस सवाल के ऊपर कि डिलेमा की जब भी बात करोगे आप, वर्सेस करके सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करोगे, बताओगे, ठीक है। सो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल हो गया, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक भी हो गया, सोशल ऑब्लिगेशन वर्सेस मोरल राइटियसनेस। मोरल राइटियसनेस का मतलब क्या है कि मेरा खुद का दिमाग, मेरा खुद की मोरल साइंस क्या बोलती है। और सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि मेरा जो सोसाइटी के साथ रिलेशन है, मेरा दोस्त के साथ जो रिलेशन है, राइट, वो कैसा है, उस बिहाफ पर मुझे क्या करना चाहिए। क्या अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए या फिर अपने मोरल राइटियसनेस के साथ मुझे जाना चाहिए। मीन्स वर्सेस एंड्स। गॉट इट। यानी मीन्स यानी वही शॉर्ट टर्म में आप अभी के लिए क्या देख रहे हो, अभी के लिए क्या फायदा हो रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका क्या होने वाला। गॉट इट। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कल कि जब आपको पता था ये सारी बातें, तब आपने हमें बताया क्यों नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके अंदर की जिम्मेदारी, कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि ये मेरा दोस्त है और मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, एक अच्छे दोस्त की किस तरह से मदद करना। अगर वो गलती से पकड़ा गया तो पुलिस केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसकी पढ़ाई लिखाई तो सब गया, इसकी लाइफ भी खत्म हो गई, इसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। ट्रांसपेरेंसी एंड नेशनल इंटरेस्ट। ओके, ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन कर रहे हो यहाँ पर या छुपा के रखोगे बातों को। गॉट इट। नेशनल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि मैं अपने दोस्त के बारे में सोचूं या फिर पूरे राज्य, पूरे देश, पूरे समाज, पूरे कॉलेज के बारे में सोचूं। इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा मुझे। बादल कुमार ठाकुर, आर यू हियर। बादल। ओके, कोई और बताना चाहेगा इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। सर, इक्वालिटी रहता है कि सबको समान तरीके से ट्रीटमेंट मिले, जो एक को मिल रहा है वही मिले। और इक्विटी होता है कि जो जो हमें मतलब जो उनके बीच का डिफरेंस है ना, जो दिख रहा है, तो अगर उनको कॉमन लाना है तो किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की या कुछ बेनिफिट की जरूरत है, उसको वो दे के सेम लेवल पे लाया जाए। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत ही थिन लाइन की डिफरेंस है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उस बारीकी को, उस अंडरलाइन डिफरेंस को समझाया। गुड इनफ। ओके, लीगैलिटी वर्सेस सेशनैलिटी आलेख्या ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, समझ गए। तो अभी तक हमने कितने टेबल बनाए थे, सबसे पहले फैक्ट्स का पॉइंट्स बताया था हमने, इसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स की बात करी थी, कितने लोग इससे इंपैक्ट होने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स कौन है इसमें, राइट। इसके बाद हमने वैल्यूज की बात की थी, इसके बाद हमने डिलेमा की बात की, सारे डिलेमाज आपने बता दिए। ओके, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी 8 पॉइंट लिखो, लेकिन जितने ज्यादा लिख सकते हो लिखो। गॉट इट। एटलीस्ट मिनिमम 5 तो होना ही चाहिए। गॉट इट। 5 से ज्यादा जितना लिख सकते हो उतना बढ़िया रहेगा, उतने नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको, राइट। तो जिन लोगों को भी मेंस में बड़े अच्छे नंबर आते हैं ना, उनकी अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो जनरल स्टूडेंट, बाकी कॉमन स्टूडेंट्स अगर 5 to 7 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स 10 to 12 पॉइंट्स लिखते हैं। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस।
लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा। इस तरह के 50-100 और अपने को करने पड़ेंगे, केस स्टडी, डिस्कस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तभी आप इस लेवल पे सोच पाओगे। अभी तो 1-2 पॉइंट भी आपके लिए सोचना मुश्किल होगा, राइट? लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया इस पूरे डिस्कशन में। सो आप लोगों को देख करके ही मेरे अंदर भी ऊर्जा, एनर्जी बरकरार है कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली मेहनत करना तो बनता है। हाँ जी आलिख्या। Sir, at the time of answering the case study, sir, we have to write the heading and then we have to describe, sir, like key facts, whatever we are finding in this case study. Yes. We have to mention the headings also, sir. Facts, stakeholders. Yes, exactly. Okay. मेंशन करना है वो। और यहाँ पे भी तो दिया ना, जैसे वैल्यूज इन्वॉल्व, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, फैक्ट्स ऑफ द केस, ये हेडिंग है, ये लिखने हैं आपको। ओके सर। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, रोल। अगर नहीं भी पूछा जाता है ना तब भी यही फॉर्मेट होता, समझ रहे हो? ये फॉर्मेट है, ये लिखना है। ओके, इससे बोलते हैं कि मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जो बातें पूछी गई है वो तो बताना ही है, लेकिन जो नहीं पूछा गया है वो भी बताना है। क्योंकि आप एक IAS IPS हो, आप इसकी 360 डिग्री एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तब तक आप अपनी रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी सबमिट करोगे, सेक्रेटरी को थोड़ी सबमिट करोगे। आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना होता है वहां पे। अब आप यहाँ पर रोल बताओगे, गॉट इट? जैसे यहाँ पर रोल आपका क्या है, क्वेश्चन में जो दिया गया हो वही आपको रोल बताना। अगर क्वेश्चन में आप IAS हो, SP हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, दोस्त हो, फादर हो, मदर हो, कुछ भी जो क्वेश्चन में दिया गया है उस बेसिस पे आपकी रोल और ड्यूटी क्या है, राइट, वो आप बताओगे। सो बताइए यहाँ पे एज अ फ्रेंड आपके क्या ड्यूटीज थे, बताइए, कम ऑन, व्हाट इज योर ड्यूटी एंड रोल एज अ फ्रेंड ऑफ पवन? To guide the friend in the right direction. ओके, राइट डायरेक्शन में गाइड करेंगे, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, और क्या रोल है मेरा? स्टडी में उसकी हेल्प कर सकते हैं, मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि मतलब टीचर्स को बोल सकते हैं उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दे दे। ठीक है, इनडायरेक्टली और सेकेंडरी मेजर्स में हम इसकी बात कर सकते हैं, हेल्प करना, अल्टीमेटली इसकी हेल्प करना। ठीक है, एंड फाइनेंशियल सर, फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प कर दोगे, वो जाके पेपर लिख करा देगा। सर टू क्लियर द लोन सर। टू क्लियर द लोन, लाखों का लोन है, आप खुद अभी स्टूडेंट हो, आपके खुद का जॉब का पता नहीं है, ये कहाँ से लेके आ रहे हो? रैशनल थिंकिंग यूज करो ना, यूटोपियन नहीं। अरे आप खुद अभी स्टूडेंट हो ना, कहाँ से पैसे ला कर दोगे उसको? अभी आपकी जॉब लगी ही नहीं, अभी एग्जाम हुए नहीं, आपकी प्लेसमेंट हुई नहीं है। इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट से कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मतलब उसे आश्वासन, इनकरेज करोगे, यस, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, इनकरेज करेंगे। ठीक है, और क्या ड्यूटी है हमारी? सर फैमिली से बात करेंगे। फैमिली से क्या बात करोगे आलिख्या? बताओ, तुम बहुत ही अलग अलग लेके आ रही हो, इंटरेस्टिंग। बताओ फैमिली से क्या बात करोगे, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बताओ क्या बोलेगी फैमिली से कि आपका लड़का यहाँ पे पेपर लिख कराने की बात कर रहा है, पैसे दे दो इसको या पकड़ के पीटो। नो सर। फिर दोनों ही केस में अच्छा नहीं कर रहे हो आप दोस्त के साथ, पहले आप समझाओ ना। अगर नहीं मानेगा तब तो पीटना फिर लाजिम है, लेकिन अभी नहीं। गॉट इट? और क्या कर सकते हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, अभी भी आप लोग आधी चीजें छोड़ रहे हो, बताओ। सर सोचो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में गाइडेंस का ही पार्ट हो गया मोर और लेस। उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताएंगे उसको कि भाई अगर तू गलती से पकड़ा गया तो तेरी लाइफ बर्बाद होगी, और अभी अगर एग्जाम में कम नंबर भी आ गया तो इसका हम ऑल्टरनेटिव बाद में सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस लग गया तो लाइफ में कभी तेरे को जॉब नहीं मिलेगी, राइट? और देखो, एक है ना, आपको यहाँ पे टफ ड्यूटी भी बनती है अगर आपका दोस्त नहीं माना। आर यू गेटिंग इट? इन दैट सिचुएशन आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपकी ड्यूटी बनती है कि यू आर गोइंग टू कंप्लेन टू द कॉलेज अथॉरिटी। आपने हर तरीके से हर संभव कोशिश कर ली मनाने की पवन को, लेकिन वो मानने को ये तैयार नहीं है। गॉट इट? आप पैसा नहीं दोगे, वो किसी और से जुगाड़ कर लेगा, बिकॉज इंडियंस कुछ और में काम में अच्छे हो या ना हो, जुगाड़ में जरूर बहुत अच्छे है, राइट? तो यहाँ पे हम कंप्लेन करेंगे, अभी हमारा रोल है, क्योंकि उसके दोस्त होने के साथ साथ आई एम द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज ऑल्सो, यू आर स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज ऑल्सो, राइट? सो आप ये चीजें यू कांट लेट इट हैपन। बहुत ही बढ़िया, ये था हमारा पॉइंट, राइट? 4th पॉइंट है ये, है ना? चलो 5th पॉइंट में आते हैं। 5th पॉइंट में हमें क्या बताना है? अब आपको एक्चुअल में बताना है
कि अब आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन है, ऑलराइट, कितने ऑल्टरनेटिव्स है, कितने डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन से काम करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लिखेंगे, पूरी पूरी पैराग्राफ लिखेंगे। मैं आपको कम से कम लिखना सिखा रहा हूँ। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है, पहला बेनिफिट तो ये कि एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं कि आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ 5-5 केस स्टडी का लिख सको। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पेपर की लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिट होता है, और हर साल पेपर छोड़ के आते हैं स्टूडेंट कुछ ना कुछ, आते हुए भी। एक तो अपने को टाइम से लड़ना है यहाँ पे। सेकंड, अगर आप चीजें कम लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो एग्जामिनर का काम आसान कर दोगे, राइट। उसे आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो वो आपको उस बात से भी खुश होकर नंबर दे देगा आपको। तो अब आपके सामने जो भी ऑप्शन है, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि हर सवाल में ये सवाल जरूर होता है कि आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है और आप क्या करोगे। तो इसमें सभी स्टूडेंट पैराग्राफ फॉर्मेट में 2-2 पेज लिखते रहते हैं। नहीं, उसका सिंपली टेबल बनाओ, एक सिंपल टेबल बनाओ और इसकी मेरिट और डीमेरिट को समझा दो, दैट्स इट, राइट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, राइट। तो ये देखो कोर्स ऑफ एक्शन, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपके सामने हो तो ये 4 सिचुएशंस आपने निकाली है, राइट। तो आप एक टेबल बनाओगे ऐसे सिंपल सा, राइट। पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लिख के ही काम हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। कुछ लोगों के सर से अभी भी ऊपर से जा रहा होगा, डोंट वरी, जब बेसिक की क्लास होगी ना तो सब क्लियर हो जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शन में मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, उसकी मेरिट क्या है, 1-2 मेरिट बता दो और 1-2 डीमेरिट बता दो, राइट। तो सबसे पहली सिचुएशन लेट से हम क्या लेते हैं कि नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग टॉमन्स कंडीशन, कि भाई उसकी कंडीशन को आप वहां पे समझ रहे हो, राइट। इसकी मेरिट क्या है, ओके, वो आप बताओगे। फिर इसकी डीमेरिट क्या है। एनीवे पहले आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सामने इस सवाल में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, कम ऑन, क्या कर सकते हैं हम लोग, कितने रास्ते हैं हमारे पास उसकी मदद करने के। शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में उसको बता सकते हैं, एंड रिफ्यूज टू गिव हिम मनी। देखो आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, है ना। 3 इडियट्स में भी बिल्कुल यही सिचुएशन बनती है। सो 3 इडियट्स का मूवी के अंदर भी आप देखते हो 3 दोस्त होते हैं, राइट। एक होता है आई थिंक राजू, है ना। तो राजू के साथ में भी सेम सिचुएशन होती है, राइट। तो वो लास्ट में क्या करता है, उसके जो बाकी दोस्त होते हैं आमिर खान एंड माधवन, वो चोरी करके ले आते हैं पेपर, लेकिन राजू क्या करता है, उसको डस्टबिन में डाल देता है, राइट। तो वहां पर उसने अपनी इंटीग्रिटी शो करी, गॉट इट। सो एक्चुअल में अपने को ऐसे ही काम करना है, फाइन। आपके सामने ऑप्शंस मल्टीपल हो सकते हैं। पहला जैसे यहाँ पे गगनदीप ने बताया बहुत अच्छे से, यहाँ पे इसके हम शॉर्ट टर्म लेवल पे मदद कर देते हैं। हमने नहीं सोचा लॉन्ग टर्म मेजर्स के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, वो सब देखी जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं वो हमने बता दिया उसको, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसकी मेरिट क्या होगी, इसकी मेरिट और डिमेरिट बताइए गगनदीप। सर मेरिट ये होगा कि वो इट विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम गेटिंग इनटू करप्ट प्रैक्टिस, और जो एक मेरिट ये होगा कि ऑन द लॉन्गर रन ही विल लर्न अ वेरी गुड लेसन एंड विल लाइक मतलब कैन फ्लरिश इन लाइफ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। एंड डीमेरिट ये होगा कि जो उसकी हेल्प मांगी है तो मे बी फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड ही सही, लेकिन वी माइट लूज द फ्रेंड, की जो फ्रेंडशिप है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। एब्सोल्युटली। और सेकंड ये है कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमसे ही डिस्कस करके ऐसी एक्ट करेगा, हो सकता है Right. हमारे पीछे से किसी और से कांटेक्ट करके भी कर ले, तो उस पे बिल्कुल। हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि हमने रिफ्यूज कर दिया। एब्सोल्युटली, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो, ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे अपने दोस्त को सीधे वहां पे लड़ाई करने और जाकर के कॉलेज को सीधे हम कंप्लेन कर दें, एंड दे विल हैंडल द थिंग्स। इसके मेरिट क्या है कि चलो हमने पेपर लीक होने से बचा लिए, गॉट इट, और कॉलेज का नुकसान होने से बचा लिया, कॉलेज की इमेज बचा ली, ये इसकी मेरिट है। लेकिन डिमेरिट क्या है कि आप अपने दोस्त की, अपनी दोस्ती तो खो दी आपने, फ्रेंडशिप भी खो दी, लेकिन इसके साथ साथ उसका करियर का भी नुकसान हो गया, बिकॉज कॉलेज इस टाइम पे उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता है, गॉट इट। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और एक बार अगर नाम बदनाम हो गया कि भाई ये एग्जाम में चीटिंग कर रहा था, तो वो प्लेसमेंट में वैसे भी उसको बैठने की इजाजत नहीं होगी, राइट। तो ये थी सेकंड ऑप्शन हमारे सामने, गॉट इट।
थर्ड हमारे सामने क्या ऑप्शन हो सकता है कि बीच का रास्ता, एक मध्यम मार्ग अपनाए हम लोग। किसी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 तो सॉल्यूशन ट्राई करोगे देने की। ओके, और थर्ड वाला कैसा होगा, थोड़ा सा बैलेंस हो, राइट, जो एक्चुअल में आप आंसर देना चाह रहे हो उस बात को ध्यान में रख के आपको करना पड़ेगा, राइट। आप इसका बेस्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे केस स्टडी का अगर बेस्ट आंसर निकालना है, अगर आप उसकी जगह पर होते, पवन के दोस्त की जगह पर, तो आप क्या करते। मान के चलो अभी अभी पवन ने आपसे ये बात की है और अभी आपको पवन को समझाना हो, बताना हो, बताओ क्या करोगे। ओके, वी विल स्टार्ट विद आलेख्या। आलेख्या आप बताओ पहले। Sir, यस sir, as being a Pawan friend, sir, I would suggest Pawan saying that, okay, first of all, purchasing of the semester papers would be a big black mark on him, sir. So I would like to stop him, sir, because in his future career, it might be a very much bad effect on him, sir. And his Okay. family members का जो गौरव रहता है ना सर, उसको Yeah, भी yeah. भंग हो जाएगा सर. So Very the nice, family very members may nice. also. being from Telangana, you are able to speak such a nice Hindi. Bhang hone dena, Gaurav, wonderful. I'm really glad to know that, because most of the time people say that कि South Indians they don't use Hindi. वो अपने regional language में pride feel करते हैं. But I can see the spark of a future civil servant in your language also. Great to see that. Please continue. Yes, sir. And sir, his family members also may get a bad remark, sir, in the future. And also in his future careership, sir, whenever he might go to the interviews also, they might not accept him, sir, because of his this bad thing. And also one more thing is आप क्या that करोगे ये बताओ, आप सॉल्यूशन क्या लेने वाले हो। चलो एक तो आपने बोल दिया कि आपने उसे समझा दिया कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस में ना जाए, उसके बाद क्या, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और कुछ करोगे या हो गया आपका। sir convince him, sir. I बस would like to कन्विंस करोगे, दैट्स इट। sir तो try to उससे क्या, convince him. चलो कन्विंस तो कर लिया ना आपने, लेकिन कन्विंस करके क्या और क्या, ये तो एक पॉइंट होगा। और क्या होगा, इसकी सॉल्यूशन कैसे निकलेगी, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, वो उसकी भी तो बात करनी है ना। चलो वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। चलो नेक्स्ट, आयुषी, आर यू हियर? आयुषी चौधरी फ्रॉम Yes, मुजफ्फरनगर, I'm here. Yes. बताइए आपके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने वाले हैं। हम ये भी Yes. कर सकते हैं कि हम उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, उसे बुक्स और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो इजीली मतलब पढ़ सके, इजीली मतलब जितना सिलेबस है उसे कवर कर सके, अच्छे मार्क्स मतलब गेन जो करने के लिए। आलेख्या ने बोला वो आप करोगे और इसके साथ में ये करोगे, है ना। नहीं मतलब उसकी स्टडी में हेल्प करे, जिससे उसके अच्छे मार्क्स आए, उसे इजीली। और वो जो पैसे मांग रहे हैं, वो पेपर लीक कराने के लिए बोल रहे हैं, वो उसका क्या करोगे। नहीं नहीं क्या पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। पैसे नहीं दोगे, नहीं, ठीक है, ऑलराइट। चलो अगर कोई वो और। अगर मतलब पॉजिटिव चीज के लिए कहता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है या मुझे कुछ अदर इशू है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये तो एक खुद की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीट करा रहे हैं, वो चीट करे या खुद चीट हम कर रहे हैं, एक ही बात है। ये तो गलत बात हो गई राइट, ना। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। कोई और जो इसे लार्जर गोल में थोड़ा सा एक बड़े विजन के साथ इस प्रॉब्लम को देख रहा हो। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आप सभी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दे रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम 1-2 पॉइंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का भी दो। यस, कौन बताना चाहेगा। सर यस, इसमें आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम को टारगेट करके ना उसको रिजॉल्व करना है, उसकी अपने फ्रेंड की ही मदद से। जहाँ यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेंड है ना वो ओवर थिंक कर रहा है और इंफीरियरिटी राइट, कॉम्प्लेक्स हो रखा है उसको। तो एब्सोल्युटली, क्या बात है। उसको पहले ये मतलब एहसास दिलाना होगा कि ही इज नॉट अ नोबडी। उसको थोड़ी अपनी पास्ट अचीवमेंट्स, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स, सो आई होप कि मैं अवेयर हूँ उसकी कुछ पास्ट अचीवमेंट्स है। तो राइट, उसको वो चीज बता के मुझे मोटिवेट करना है कि यू कैन डू इट, कि अभी जस्ट इन द हीट ऑफ द मोमेंट एंड विथ बिकॉज ऑफ दिस पैसिव चेन ऑफ थॉट्स आपका मतलब यू आर गेटिंग इनटू द रॉन्ग जोन ऑफ थिंग, नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, वेयर या एज जस्ट लाइक योर पोटेंशियल इज मच मोर। और इस चीज से लाइक इफ ही इज एबल टू सेल थ्रू दिस, मतलब इफ ही प्रिपेयर्स एंड गेट्स थ्रू दिस सिचुएशन, आई थिंक ही कैन गेट थ्रू एनीथिंग इन लाइफ। मतलब ये उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट वंडरफुल, मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, यही मैं चीजें जानना चाह रहा था। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देना, एक आईएएस आईपीएस जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति शॉर्ट टर्म की सॉल्यूशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी देगा।
ठीक है, तो आपने जो इनोवेटिव चीजें बताई वही चीजें यहाँ पर चाहिए थी कि एक विजनरी, एक लॉन्ग टर्म इसका आप सॉल्यूशन दो उसका। गॉट इट? कि आप उसका अभी शॉर्ट टर्म में आप साथ तो दे ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम उसकी जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो जो काफी नेगेटिव हो रहा है, काफी ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसका आप उसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो, उसे थोड़ा सा उसके विजन को इनलार्ज करने की कोशिश कर रहे हो। गॉट इट? ठीक है, एनीवन एल्स जो कोई और पॉइंट ऐड करना चाहेगा इसमें? साहिल, बादल, Yes, sir. I would बताइए like to add one point. मैं क्या करूँगा बताइए कि क्या सर पॉइंट है? कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पॉजिटिव वे में सूचित करूंगा, ताकि जो वो गैंग है जिससे वो पेपर खरीद रहा है, जो बच्चा अरे है वाह, वो मिसगाइडेड क्या है, बात है। ठीक है। तो फ्यूचर में ऐसी गतिविधि ना हो, तो मैं पूरे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से इसको सुनिश्चित करूंगा और उस बच्चे की पढ़ाई में डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ये तो शॉर्ट आई टर्म हो लव गया, दैट, आई लव लॉन्ग दैट, टर्म में वंडरफुल। ये हो सकता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट के ऊपर, सबका फोकस एक ही जगह पर था, दोस्त के ऊपर, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसकी मदद करने वाले लोग कौन थे, उसको पेपर कहाँ से मिल रहा है, वो पैसे किसको दे रहा है। कोई गैंग होगी ना, कोई ग्रुप होगा ना जो ऐसा कर रहे हैं। क्या इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं करोगे क्या? किसी का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया। मैं बार बार आपको सचेत कर रहा हूं कि सोचो, थोड़ा सा इनलार्ज करो, विजन को बढ़ाओ, कुछ ना कुछ छूट रहा है। बहुत ही बढ़िया बादल, यही उम्मीद थी आपसे, कमाल का आंसर दिया आपने। लेकिन इसमें जब आप बताओगे तो ऑफकोर्स आप इस बात का ध्यान रखोगे कि आपका दोस्त इसमें उसका नाम ना आए, क्योंकि अभी तक उसने ये क्राइम किया भी नहीं है, तो उसके फंसने का चांस है नहीं यहाँ पर। बट वो बोल सकता है कि हाँ, मुझे किसी तरीके से आइडिया लगा, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह की बातें कर रहे थे। गॉट इट? तो आपको अपने संज्ञान में, अपने एक्नॉलेजमेंट में लेना होगा, या आप कॉलेज अथॉरिटी को बोलोगे, और वो फिर अपने लेवल पे देखेंगे कि कहीं उनकी तरफ से कोई लूप होल तो नहीं है, कि कहीं उनका कोई अपना प्यून या कोई स्टाफ में या कोई टीचर में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में तो इन्वॉल्व नहीं है। गॉट इट? क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले भी हो रही होगी ना, अभी भी हो रही है और हमारे बाद भी होगी, हमेशा चलने वाली चीजें होती है, तो इसको हमेशा परमानेंटली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वंडरफुल बादल, मैं चाहता हूं कि सभी लोग बादल के लिए क्लैपिंग करें। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। चलो, और क्या हो सकता है? कुछ और भी है क्या? कोई और पॉइंट? एनीवन? ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक है, वेरी नाइस। तो इस तरीके से अपने को आंसर लिखना है, और इस पूरे आंसर को लिखने का आपके पास आइडियल टाइम कितना होना चाहिए? 10 से 12 मिनट मैक्सिमम, 10 to 12 मिनट्स गाइस। समझ रहे हो? 10 से 12 मिनट में पूरा आंसर हो जाएगा। अभी तो मैं आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तब अपने को 1 घंटा 1.25 घंटा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, वहां पे 2-2 3-3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑफकोर्स। और फिर जब आप आंसर दे रहे हो तो वो 8 से 10 मिनट में, 12 मिनट में आराम से हो जाता है। गॉट इट? लेकिन ये कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो इस फॉर्मेट को नहीं अपनाते, जो टेबल यूज नहीं करेंगे, पॉइंट फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे, अंडरलाइन और हेडिंग नहीं देंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो पूरी कहानी लिखेंगे। गॉट इट? तो उनके पास हमेशा टाइम की भी कमी होगी, और एक आंसर लिखने में उनके आधे घंटे देने पड़ते हैं, हाफ एन आवर, राइट? और कभी भी ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं निकलता। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 5 बार मेंस लिखा है। कैन यू इमेजिन? 5 टाइम, मतलब लोगों का प्रीलिम्स से नहीं निकल रहा, और उन्होंने 5 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करके 5 बार मेंस लिखा हुआ है, बट ही नेवर क्वालिफाइड द मेंस एग्जामिनेशन। गॉट इट? बिकॉज उनके जो मेंटोर्स थे, जहां वो कोचिंग ले रहे थे, वहां पे उन लोगों ने कभी इस तरीके से उनको समझाया ही नहीं। गॉट इट? वो वही तरीके बता रहे थे जिन तरीकों से सिलेक्शन होता नहीं है, टाइम की कमी पड़ जाएगी चाहे जितनी कोशिश कर लो, राइट? सो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे टेबल बना के मैंने आपको शो कर दिया है, आप इसकी एनालिसिस कर लोगे। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में ऑफकोर्स। और लास्ट में आप कंक्लूड करोगे, कोर्स ऑफ एक्शन आपने बता दिया, कंक्लूड करोगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे आप? कंक्लूजन में कुछ वैल्यूज की बात करोगे आप। गॉट इट? और आपका जो सॉल्यूशन है उसकी बात करोगे। यहाँ पर आपके सामने मौका है अपने आप को चमकाने का। आप ट्राई करो यहाँ पर कि 1-2 कोट लिख दो जो किसी महान व्यक्ति ने, गांधी जी जैसे लोगों ने कहा हो, जो इस सिचुएशन पर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। ऐसे बहुत सारे कोट्स की मैं खुद तैयारी करवाऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे के अंदर भी कोट्स वगैरह बहुत लिखे जाते हैं, एथिक्स में भी बहुत लिखे जाते हैं, तो ऐसे 100 कोट्स वगैरह मैं दूंगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको याद है तो जरूर आप लिखिए आप, है ना?
कैसे लिख सकते हैं, है ना? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि वी ऑलवेज हैव कंट्रोल ओवर द मीन्स बट नॉट ओवर द एंड। गॉट इट? हमारे हाथ में जो काम करना है उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन इसके एंड के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। गॉट इट? अभी आपके पास कंट्रोल है कि आप इसे पेपर लीक करने दो या ना करने दो, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये बात उन्होंने अपनी हिंद स्वराज बुक में भी कही थी। गॉट इट? ठीक है। और इसके अलावा कुछ हमारे सामने कुछ अच्छे वैल्यूज हैं, जैसे राइटियसनेस, आइडियल कंडक्ट, ट्रूथ, ये गांधी जी की ही सारी बातें ही हैं। गॉट इट? तो इनको अपने को फॉलो करना है, तो हमारा सॉल्यूशन इसी के साथ में अलाइन हो रहा है। गॉट इट? एथिकल कंडक्ट क्या बोलता है, उस बात का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होगा, इन जनरल समराइज करके अगर आपको बताना हो तो आप मॉनेटरी हेल्प देने से अपने दोस्त की मना कर दोगे, क्योंकि ये इलीगल तो है ही और साथ ही साथ अनएथिकल भी है। इसके बाद आप अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करोगे, जैसा आयुषी ने भी बताया था कि फैकल्टीज की हेल्प लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास हो सके तो दिलाएंगे, राइट? एंड उसके साथ स्टडीज में भी उसकी हेल्प करेंगे। गॉट इट? इसके साथ में जो बादल ने जो पॉइंट्स बताया था वो भी लिखना है यहाँ पे, लाइक कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करेंगे सो दैट वो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को होने से रोके। और जो गगनदीप ने भी बताया कि लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर बात की जाए। गॉट इट? कि लॉन्ग टर्म में जब वो इस बात को देखें तो किस तरीके से देखें, वो किस तरीके से इसको याद रखें, राइट? तो ये सारी बातें भी यहाँ पे इक्वली आप लिख सकते हैं, राइट? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर बेस्ट है। गॉट इट? लेकिन जितना बेटर हम बना सकते हैं उतना बेटर आपको बनाना है। समझ रहे हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट, मैंने 5 पॉइंट बताया, अभी 2 पॉइंट और सोच लिया, अच्छी बात है, लिखो उसको, राइट? ये डिपेंड करता है कि हम सबकी अपनी माइंडसेट क्या है, हम सबके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे, हम किस नजरिए से, किस पर्सपेक्टिव में उस आंसर को देख रहे हैं। आई होप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। दिस वाज जस्ट आवर फर्स्ट केस स्टडी, और इतनी शानदार तरीके से हमने डिस्कशन करी है। तो ये बताओ कि अगर 100 केस स्टडी इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, लिख लोगे, तब आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे, तब आपकी कंपटीशन का स्तर क्या होगा, कोई आपके सामने टिक पाएगा क्या उस टाइम पे? समझ रहे हो, राइट? तो केस स्टडीज को करने का एक्चुअल में, ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और हाईली स्कोरिंग भी। द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड इज दैट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आज का जो मैंने फॉर्मेट बताया है, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगेगा कि मुझे तो आ गया, मैंने तो समझ लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तब उनसे होगा नहीं। वही क्रिकेट वाली बात हो गई कि आप दर्शकों के बीच में बैठ करके आप देख रहे हो कि भाई चौका मारना चाहिए यार, सचिन क्या कर रहा है, विराट यार 6 मारना था तुझे, लेकिन जब उनके हाथ में बैट थमा दिया जाए तो वहां पे उनको कपकपी होने लग जाती। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। कल मैंने बताया था ना कि कपिल देव क्या बोलते हैं, 4 बजे का समय सुबह उठने का नहीं होता है, ये ग्राउंड में पहुंचकर मैच शुरू करने का होता है, प्रैक्टिस शुरू करने का होता है। गॉट इट? तो इस लेवल की आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी प्रैक्टिस के मामले में। सो कीप सॉल्विंग, कीप राइटिंग, गेट इवैल्यूएटेड फ्रॉम योर मेंटोर। आप जो भी लिखते हो अपने टीचर को जरूर भेजो, टीचर चेक करके, या फिर व्हाट्सएप पे। आज भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे ऑडियो के फॉर्मेट में मैंने रिप्लाई दी है, बिकॉज आई वॉज इन ट्रैवल, तो वहीं पे मैं सारी चीजें ऑडियो में ही उनको रिप्लाई दे रहा था, सारी बातें। गॉट इट? तो आपको ट्राई करने के जो भी फीडबैक मिल रहा है उस गलती को आप दोबारा से ना दोहराओ, राइट? और अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो आप 130 नहीं 150 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। समझ गए? इस तरह की सारी और केस स्टडीज हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, एंड वी विल मास्टर द आर्ट एंड साइंस ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। ऑलराइट, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, राइट? आई होप आज की क्लास में बहुत सारी वैल्यू मिली होगी आपको, राइट? बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे, आपको बोलने का मौका भी मिला होगा, राइट? और जब भी मैं किसी का नाम लेता हूं तो नाम लेने का मतलब ये नहीं कि वो मेरा बहुत ज्यादा प्रिय स्टूडेंट है। गॉट इट? नाम लेने का मतलब ये होता है कि आई वांट टू ट्रेन यू, कि आप अपनी एक्सप्रेशन पावर को बढ़ाएं। 10 लोगों के बीच में सामने ऐसे बोलना, इसके लिए थोड़ी सी गट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की, राइट? तो अभी से अगर बोलने की आदत डालेंगे तो वो चीज डेवलप होगी। ऑफकोर्स कुछ लोगों की नॉलेज अच्छी है, जैसे गगनदीप है, हमारे पास साहिल है, ये लोग ऑलरेडी सर्विस में है, तो इनकी एक अच्छी कमांड है सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो कई बार मैं इन लोगों को ज्यादा बोलने का मौका दूंगा, राइट? जिससे आप लोगों को भी वैल्यू एडिशन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, राइट? और जो बच्चे बोलने से बचते छिपे हुए रहते हैं, राइट, उनको भी मैं नाम ले करके बुलवाता रहूंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ सभी लोगों का सिलेक्शन, राइट? अगले कुछ मिनट के लिए मैं आप लोगों का क्वेश्चन और सवाल ले सकता हूँ,
अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशन हो तो प्लीज गो अहेड। Sir, can you explain the meaning of stakeholder, sir? स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि इस डिसीजन की वजह से कौन से लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं, राइट, या फिर इस डिसीजन में कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। गॉट इट। जैसे अभी अगर आप अपने दोस्त की मदद कर देते पवन की, तो इस डिसीजन से कौन कौन इम्पैक्ट हो रहा था और इस डिसीजन में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, बस इन दो बातों को ध्यान रखो, वही हो गए स्टेक होल्डर्स। ऑल राइट। Yes, sir. And sir, at the end of this case study, sir, they have given the 3 questions, no, sir. So apart from 3 questions, we have to mention all these facts of the case and also यस यस, फॉर्मेट यही रहेगा। वो क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन यही पूछेंगे वो लास्ट में कि आपके सामने क्या ऑप्शंस हैं और आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, कौन से एथिकल वैल्यूज इंक्लूडेड है। कभी वो आपसे पूछ देंगे एथिकल डिलेमा क्या है इसमें। गॉट इट। तो फॉर्मेट यही रहेगा। गॉट इट। इसमें कोई आपको पेश करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। फॉर्मेट यही होने वाला है। Sir, like question to answer लिखना है sir, ना डायरेक्टली फॉर्मेट we can form it, sir. नो नो, डायरेक्टली आप शुरू करो फॉर्मेट में कि फैक्ट से शुरू करना है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, फिर फैक्ट से शुरू करो। आप फैक्ट्स बताओ, वहां पे स्टेक होल्डर्स बताओ, लिस्ट दो उसकी, वैल्यूज बता दो, डिलेमास बता दो, और इसके बाद टेबल बना करके डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन दिखा दो, उनकी मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, और लास्ट में अपना कंक्लूजन दे दो। राइट। Yes, sir. या तो आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं केस स्टडी दे रहा हूँ गाइस। अभी क्लास के बाद मैं ग्रुप में शेयर करूंगा एक क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि आप लोग 15-20 मिनट का समय निकाल करके इस फॉर्मेट पे, ये फॉर्मेट के पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में, ट्राई करो लिखने की। डोंट वेट फॉर द परफेक्शन कि एक दिन मैं जागूंगा सुबह और मुझे पूरी दुनिया की नॉलेज होगी और मैं उस दिन लिख पाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता यूपीएससी में। एवरी डे यू हैव टू टेक एक्शन। तो अगले 24 घंटे के अंदर आप लोग ट्राई करो लिखने की, और उसका मुझे स्कैंड कॉपी पीडीएफ बना करके मुझे सेंड करो। ओके। अगर आपको शर्म आ रही है तो ग्रुप में सेंड मत करना, मुझे पर्सनली सेंड कर देना, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। गॉट इट। राइट। चलो, एनीवन एल्स? मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम अभी हाँ जी, यूपीएससी के आयुष, बारे में बात कर रहे थे, तो Yes. अभी मतलब न्यूज में था कुछ टाइम पहले, जो ओम बिरला की जो मतलब डॉटर है, उन्हें बैकडोर एंट्री दी गई थी यूपीएससी में, तो या वो किस बेसिस पे दी गई थी? देखो, ये अभी भी विवाद है। ओके। इसके ऊपर इंटरनल चीजें बहुत होती है, पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, उनके ऊपर मैं ऑफिशियली ऑन कैमरा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन उनको जहां तक ऑफिशियल यूपीएससी की बात मानी जाए तो देखो, एक होता है रिजर्व लिस्ट। ओके। होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग दोबारा से एग्जाम देते हैं, वो आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं लेकिन उनको दोबारा से आईएएस बनना है, वो आईआरएस ऑफिसर बन चुके हैं लेकिन उनको दोबारा से आईएएस आईपीएस बनना है, तो इसलिए वो लोग दोबारा से एग्जाम देते हैं। तो लेट से ऐसे 1000 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 1000 का सिलेक्शन हो गया है, तो 1000 में 200 लोग 300 लोग ज्वाइन करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी सर्विसेज में हैं, लेकिन उनको इस बार बेटर रैंक नहीं मिला। मतलब कोई आईपीएस था तो उसने दोबारा एग्जाम क्यों दिया? आईएएस बनने के लिए, लेकिन रैंक अच्छी आई नहीं, तो इस बार भी इसको आईएएस मिलेगा नहीं। ओके। तो वो अपनी सर्विस में, पुरानी वाली सर्विस में ही वापस चला जाएगा, आईपीएस को ही जाकर ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसे लोग क्या होंगे, 200-300 लोग वारी करता है हर साल, उनके है ना सिलेक्शन होता ही नहीं है यहाँ पर। तो 1000 में से 700 लोग ही जाकर ज्वाइन करेंगे, तो 300 सीटें खाली होगी। तो यूपीएससी क्या करती है कि रिजल्ट निकलने के 4-5 महीने बाद एक रिजर्व लिस्ट जारी करती है। रिजर्व लिस्ट का मतलब है कि सेकंड लिस्ट, मतलब टॉप 1000 स्टूडेंट तो उन्होंने निकाल लिए थे पहले रिजल्ट में। अब उसके बाद जितने मान के चलो 200 लोगों की जरूरत है, तो उसके बाद 200 लोग और कौन थे जिनके नंबर हाई थे, जो मेंस की कट ऑफ रखी गई थी, टोटल फाइनल कट ऑफ, उसके आसपास वाले टॉप 200 पीपल कौन थे, तो फिर उनको अपॉइंटमेंट हो जाती है उन पोस्टों के ऊपर जो कि ज्वाइन नहीं किए गए हैं। तो इसको बोलते हैं रिजर्व लिस्ट। एकम का जो पहला सिलेक्शन हुआ था वो रिजर्व लिस्ट में ही हुआ था। बट सो इस आधार पर मिस्टर ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अभी स्पीकर है, उनकी बेटी का चयन किया गया है। बट देश में पॉलिटिक्स है, अपोजिशन वालों का कहना है कि कुछ इंटरनल मामला भी हो सकता है, राइट, अपने पावर का मिसयूज भी हो सकता है, बट एक्चुअल में क्या है वो तो यूपीएससी अपने को बताएगी, राइट। ठीक है। गगनदीप, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? नहीं सर, आई एम गुड। वो ओके, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपके अंदर थोड़ी सी एक बेस देखने को मिल रहा है। इट्स लाइक कि आप पहले से तैयारी कर रहे हो, इजंट इट?
हाँ सर, मतलब मैंने ना एक आई थिंक आज से 3 इयर्स पहले कुछ मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया था। अच्छा अच्छा, गॉट इट। लेकिन उस समय मैंने मतलब विदाउट कोचिंग एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सेमी सीरियस काइंड ऑफ अटेम्प्ट 2-3 महीने राइट। तैयारी करके दिया था। तो उसमें अच्छा मेरा प्रीलिम्स वगैरह ही मतलब देने से ही मेरे को पता लग गया था कि आई वाज नॉट रेडी। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली इसको फॉलो कर रहा हूँ कि लाइक ट्राइंग टू कि मेरे को देना एक अटेम्प्ट और देन आई डिसाइडेड कि ये अटेम्प्ट है मतलब नेक्स्ट ईयर वाला आई वांट टू मेक इट वेरी सीरियस, इसलिए मैं शुरू से कर रहा हूँ पूरा। बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट। आपने डेफिनेटली, बीच में गैप आ जाता है, सबके साथ होता है ऐसा, जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन अगर आपने पास्ट में अगर मेहनत की है ना, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आज आपने क्या पढ़ा है किताब में, आपकी एक्यूमुलेटिव नॉलेज, पूरे लाइफ की नॉलेज अभी क्या है वो मैटर करता है। अभी प्रीलिम्स का एक पेपर 2024 का 2023 से उठा के देख लो। ओके, अगर आपने अभी पेपर नहीं पढ़े, बुक्स नहीं पढ़े, तब भी आप आंसर दे सकते हो, अगर आपका वो माइंडसेट है वो। गॉट इट। तो बहुत अच्छा लगा कि आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज है, और आप सिंसियरिटी की वजह से आप बहुत आगे जाओगे। आपके आंसर्स में एक बैलेंस देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिविटी, एक अनबायस्डनेस, एक इम्पार्शियलिटी देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बायस्ड है, पार्शियल है, राइट, तो वो फिर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो आप इस साल का अटेम्प्ट पूरे फोकस के साथ दें, प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ दें, और डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। थैंक यू सर। और इसमें मैं वादा करता हूं कि अगर आपने 10% भी मुझे दिया ना, तो मैं 100% दूंगा उसका। गॉट इट, 100% मैं दूंगा आपका, राइट। आप प्रीलिम्स और sure, मेंस की sir. कोई टेंशन नहीं लेनी है। प्रीलिम्स के लिए जनवरी में मेरा एक स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू होगा सुपर 100 के नाम से। उसमें केवल कुछ लिमिटेड बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। ओके, इस क्लास से भी कुछ लिमिटेड बच्चों का ही सिलेक्शन होगा उसमें, राइट। सो उसमें मैं उनको अनलिमिटेड पावर देता हूँ, मतलब वो मुझे रात को 2 बजे भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस लेवल की डेडिकेशन वाली क्लास हम करते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सिंसियर हो, आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो अगले 4-5 महीने। गॉट इट। तो जनवरी में हम शुरू कर देंगे, और वो प्रीलिम्स का कंप्लीट समाधान होगा आपका, राइट। इस साल जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था, ओके, उनको उस बात में क्यों नहीं मिली एडमिशन, लाइक ये बादल इज हियर, बिकॉज ये तैयार नहीं था मेंटली। मुझे उस टाइम से ही पता था कि आधी अधूरी नॉलेज के साथ आए हैं, राइट, अभी टाइम पूरे ऊपर दे नहीं पा रहे हैं, तो कभी मुझे वो सीरियसनेस दिखा नहीं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं समझ सकता हूँ, ओके। तो दैट्स वाई उससे दूसरे जो सिंसियर बच्चे हैं ना, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस बैच के अंदर ऐसे बच्चे आए जो मतलब हर हाल में क्वालिफाई करना चाहते हैं। सिमिलरली जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है ना, तो 3 महीने का मेंस मास्टरी का कोर्स चलता है यहाँ पर। वो मेंस मास्टरी आपकी इस तरीके से ही पढ़ाई जाएगी कि 3 महीने में सब कुछ आपका रिवाइज भी हो जाए, आंसर राइटिंग भी हो जाए, 1 पेजर नोट्स भी बन जाए सबका, और आप पेपर भी टाइम पर कंप्लीट कर पाओ। एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो, तो वहां पर भी 3 महीने का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन मतलब इतना शानदार होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के कैंपिंग पे जाता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, सो दैट उनकी पर्सनालिटी निकले। गॉट इट। उनके साथ में हम होटल्स वगैरह में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, एनजीओ में लेके जाता हूं मैं उनको, सो दैट वो इंटरव्यू के लिए इस तरीके से रेडी हो जाए कि उनके पास ग्राउंड का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। गॉट इट। दैट्स व्हाई ऐसे कि सिलेक्शन आईएएस में कोचिंग नहीं कराई जाती। वी आर हियर फॉर द कंप्लीट ट्रेनिंग टू मेक यू एन आईएएस ऑफिसर। ओके, एनीवन एल्स? जैसे केस स्टडी हमने लिया, मतलब इसी से अगर थोड़ा रिलेट करके देखें तो मतलब जैसे यूपी में है, यूपी में एग्जाम मतलब एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, उससे पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। आपने देखा हो आरओ का पेपर हुआ था, बहुत फैब में सारे पेपर एग्जाम्स हुआ है था, इस बार तो, मतलब नेट नीट जेआरएफ में भी का भी हुआ हो गया है इस बार। अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, नीट में भी हो गया इस बार। यस 67 लोग ऑल इंडिया रैंक 1 मिली, बताओ। ये यस। बहुत गलत हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है। आप जैसे जो डेडिकेटेड मेहनत करने वाले युवा हैं, उनके साथ जाती हो रही है ये। अब तो आप इन्होंने जैसे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक ये लोग ऐसे करते रहेंगे। गॉट इट। हाँ फैब जी, में एग्जाम हुआ था वो, अब उसका एग्जाम दिसंबर में, पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया इन्होंने। एग्जैक्टली। और ये 1 साल तो फिर भी कम है। अभी इससे पहले तक के यूपी में है ना, 5 साल 6 साल के बाद रिजल्ट आया था। बिहार एसएससी का रिजल्ट 7 साल बाद आया था, अभी पिछले साल। यहाँ पे समझ लो, टीचिंग की मतलब 7 साल तक मतलब वेट करा रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो क्या टीचर्स ही की हो सकता है इसका? रिक्रूटमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, बहुत एग्जैक्टली। ही। प्रॉब्लम तो है, ये सॉल्यूशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, करंट अफेयर्स क्लासेस में भी डिस्कशन करेंगे इसके। गॉट इट। आचार्य चाणक्य ने इसका एक सॉल्यूशन दिया है। उन्होंने ये बोला कि राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे राजनीति को हटा दो, सिविल सर्विसेज ले लो। ये करप्शन वगैरह क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जैसे जो डेडिकेटेड
यू नो अनकरप्ट ऑनेस्ट मैन ऑफ इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर जब तक नहीं आएंगे, जब तक वो कमान नहीं संभालेंगे इस देश की, तब तक इस तरह के हालात होते रहेंगे। राइट, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं।